Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you online lecture of biology for grade 9. जी तो आप सब टेक्स्ट बुक निकाल लें बायोलॉजी का, ठीक है। और आप लोग को मैंने जो होमवर्क दिया है तो होप सो कि आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। किया है या नहीं? जी आप लोग होमवर्क ज़रूर करें, ठीक है। होमवर्क जब आप लोग करोगे तो इनसे आप लोग को टॉपिक के हवाले से काफ़ी आइडिया मिलेगा। कल हमने डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में? कल हमारी डिस्कशन हुई थी अबाउट साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड पार्ट है किस चीज़ का? सेल का। सेल का जो फ्लूइड पार्ट है तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट किया था। इसको खैर दोबारा रिपीट करवा दूं कि इसमें हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, और इसके अलावा इनके मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके साथ साथ जो है वो लिपिड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, आप लोग की बुक में नहीं है, आप लोग इस तरह कर लेके अपने साथ स्टिकी नोट पे लिखे या टॉपिक के ऊपर लिख के, इसको डिस्कवर किया था पोर्टर ने 1953 में। पोर्टर ने डिस्कवर किया था 1953 में। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आप लोग को ट्यूबुलर शेप में दिखाई देगा, ठीक है, कि ये क्या है, ये ट्यूबुलर शेप में है। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक्सटेंड करता है न्यूक्लियस से और थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और मार्जिन्स की तरफ जो है इसकी अटैचमेंट होती है। इट्स मीन कि पूरी साइटोप्लाज्म में इसका ट्यूब्यूलर जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, और इसकी जो कनेक्शन है वो अटैच है सेल के मार्जिन्स के साथ, मतलब सेल के बिल्कुल साइड्स के साथ, ये पूरी सेल में फैला हुआ है। एक साइड पर ये अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड पर ये अटैच है सेल के मार्जिन्स के साथ। एक साइड पर भी ये जो है ये एक्सटेंड हुआ है और दूसरी साइड पर भी। आप लोग पेज 71 के ऊपर देख ले, हमारे साथ प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। प्लांट सेल को अगर आप लोग देख ले तो प्लांट सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस को अगर आप लोग देख ले तो इसकी ये जो आउटर कवरिंग है तो ये सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, ठीक है। इसके अलावा फिर न्यूक्लियस की जो अपनी कवरिंग है, ठीक है, सेल की जो अपनी कवरिंग है तो वो सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, और न्यूक्लियस की जो आउटर रीजन्स है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक साइड अटैच है और दूसरा साइड जो है ये एक्सटेंड हुआ है टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द सेल, टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ द सेल। इसके अलावा अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देख ले तो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड थ्रू आउट द सेल, द मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शीट which enclose flattened sacs called cisterna. One end of endoplasmic reticulum is attached to the nuclear membrane. वही बात है कि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये पूरी साइटोप्लाज्म में जो है ये एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। एक साइड से जो है ये अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी साइड से जो है ये सेल के मार्जिन्स के साथ अटैच है, और इसका जो नेटवर्क है वो पूरी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल और ये जो है ये पूरी साइटोप्लाज्म में फैला है। इसके अलावा अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देख ले तो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम इनका स्ट्रक्चर देख ले, ये जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन करवा रही हूँ तो ये स्लाइड में नहीं है। आप लोग अगर अपने साथ नोट करना चाहे तो मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी कि आप लोग को समझ आए, ठीक है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें किस तरह दिखाई देता है कि फ्लैट इन ट्यूब्यूल्स की तरह दिखाई देता है या चैनल्स की तरह। आप लोग अगर बुक पेज 74 पर डायग्राम को देख ले तो आप लोग को खुद ही जो है ये फ्लैट इन ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे और चैनल्स की तरह दिखाई देंगे, और ये चैनल जो है ये स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट द ग्राउंड सब्सटेंस। यानी ग्राउंड सब्सटेंस, व्हाट इज मीन बाय ग्राउंड सब्सटेंस, it is the other name for
साइटोप्लाज्म की, ये पूरी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। द चैनल्स आर बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन, और ये चैनल जो है इसको बॉन्ड किया है, मतलब इसकी जो आउटर कवरिंग है तो ये मेम्ब्रेन से बनी है। मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया था कि सेल कलेक्टिवली जो है उसकी आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हर एक ऑर्गेनिली का जो है वो अलग अलग मेम्ब्रेन होता है। लाइक अगर इस चैनल्स की हम बात करें, इस फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स की बात करें, तो इनकी जो आउटर कवरिंग है वो किस चीज से बनी है, वो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। The channels are bounded by membrane that have the same basic structure as the plasma membrane. और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मतलब सेम उसी तरह है जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कलेक्टिवली बाउंड्री ऑफ द सेल एंड दिस वन मेम्ब्रेन इज द इंडिविजुअली ओनली प्रेजेंट आउटर साइड या आउटर बाउंड्री ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, पूरी सेल की जो बाउंड्री है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर अलग अलग ऑर्गेनिली मीन्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनिली है, इसका एक हिस्सा है, तो इसके जो इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है तो वो भी किसकी तरह है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है स्ट्रक्चर में। यानी जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है, तो इसी तरह इसका जो मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके अलावा इसके मेम्ब्रेन का जो वॉल है वो लिपोप्रोटीन प्रोटीनिशियस नेचर होता है। लिपोप्रोटीन का मतलब ये है, ठीक है, इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है इसका अलग भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसको हम कहते हैं कि ये लिपोप्रोटीन से मिलके बना है। अब ये लिपोप्रोटीन्स क्या है, ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें बात हो रही है लिपो मीन लिपिड, ठीक है, और प्रोटीन्स मीन प्रोटीन। तो जिस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना है। सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो कुछ सेल जो है these membrane extend from the nuclear membrane to the cell membrane and thus establish a continuous system of channel from external environment to the nucleus, ठीक है। अब क्या है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये एक्सटेंड कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स दी सेल मार्जिन्स, ठीक है, टुवर्ड्स दी सेल मार्जिन्स जी। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स दी सेल मार्जिन। सपोज आप लोग के पास एक सेल है, ठीक है, आप लोग के पास प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो इसमें आप लोग न्यूक्लियस का लोकेशन देख ले। आप लोग के साथ लेबलिंग बिल्कुल प्रॉपर हुई है 71 पेज पे। जब आप लोग उनका प्रॉपर वो लोकेशन देखते हैं तो उस न्यूक्लियस की जो आउटर बाउंड्री है तो उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक साइड अटैच है और इनका दूसरा साइड सेल मार्जिन्स यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उनके साथ अटैच है। मीन कि सेल की आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं जी, तो इनको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले तो हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें वेरिएशंस है, कॉम्प्लेक्सिटी है फ्रॉम सेल टू सेल एंड वन स्टेज ऑफ द सेल एक्टिविटी टू अनदर। अब क्या है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सारे सेल में सेम नहीं है, ठीक है, इसमें वेरिएशन है फ्रॉम सेल टू सेल। ये वेरिएशन शो करता है, ठीक है। वेरिएशन क्यों शो करता है, क्योंकि डिपेंड करता है सेल पे। अब सारे सेल सेम तो नहीं होते। हाँ, अगर सपोज बॉडी के सारे सेल सेम होते तो फिर सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, इनका साइज, हर एक चीज सेम होता, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पर वेरिएशन इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि सेल जो है वो डिफरेंट है, सबका जो सेल है वो डिफरेंट है। इट्स मीन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देख ले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या है, इसको हम 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। इनके स्ट्रक्चर के अंदर 3 फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर 3 फॉर्म्स आ जाते हैं। मतलब कि इनका स्ट्रक्चर कंसिस्ट है वेसिकल पे, सिस्टर्ना पे, ट्यूब्यूल पे, ठीक है। एक इसमें आ जाता है वेसिकल, इनका जो
फॉर्म्स है, ठीक है। और सेकंड वन आ जाता है सिस्टर्ना। आप लोग साथ साथ मेरी वॉइस भी सुने, तभी आप लोग को इस राइटिंग की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। वेसिकल है, सिस्टर्ना है, और थर्ड वन क्या है, ट्यूब्यूल है। दिस इज द फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वेसिकल से मिलके बना है, सिस्टर्ना से मिलके बना है, ट्यूब्यूल से मिलके बना है। अब एक एक को चलिए इंडिविजुअली हम पढ़ लेते हैं कि वेसिकल क्या है। चलिए जी, तो पहले वेसिकल को डिस्कस कर लेते हैं। वेसिकल जो है दिस इज राउंड शेप, ठीक है। नीचे फिर डायग्राम में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप लोग ये डिटेल लिख के। वेसिकल जो है ये राउंड शेप है, या स्पेरिकल भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। स्पेरिकल जो है वो हम राउंड शेप को ही कहते हैं। इसके अलावा ये जो है इसको हम मेजर करते हैं मिली माइक्रोन में, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो मिली माइक्रोन है, और इसका साइज कितना है, 25 से लेके 500 मिली माइक्रोन, ठीक है। इसका जो साइज है वो 25 से 500 मिली माइक्रोन है वेसिकल। नीचे आप लोग को डायग्राम में मैं दिखाऊंगी कि इनके वेसिकल्स जो है वो कौन से हैं, ठीक है। इनके वेसिकल्स को मैं आप लोग को क्लियर करके दिखाऊंगी। इसके अलावा इस वेसिकल का शेप क्या होता है, सर्कुलर इन शेप है। इसके बाद अगर हम देख ले तो इसमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो हमारे पास ट्यूब्यूल है। आप लोग को यहाँ डायग्राम में सिंपल जो है वो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है, लेकिन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, मीन के राउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा सिस्टर्ना होता है, और सिस्टर्ना के साथ जो है वो ट्यूब्यूल होता है। अब सिस्टर्ना का क्या फंक्शन है, सिस्टर्ना जो है ये लॉन्ग होता है, याद रखिए दिस इज अ लॉन्ग स्लेंडर, ठीक है। मतलब ये स्लेंडर होगा, लॉन्ग होगा, जिस तरह रॉड की तरह। आप लोग बल्ब को देख ले तो वो जो है वो सर्कुलर इन शेप है, और अगर आप लोग सिस्टर्ना को देख ले तो ये लॉन्ग है, स्लेंडर है। अच्छा मोहम्मद बुरहान, बेटा कैमरा ऑफ कर ले आप। अच्छा, इसके बाद आप लोग काइंडली कैमरा ऑन ना करें, ठीक है, और वॉल्यूम भी म्यूट रखा करें कि आप लोग को लेक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट तो नहीं है, सारे सुन रहे हैं, तो कोऑपरेशन किया करें इस चीज में। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ये इसका साइज जो है वो 40 टू 50 मिली माइक्रोन है। इसका साइज कितना है, 40 टू 50 मिली माइक्रोन। मिली माइक्रोन जो है वो एक के साथ लिखा है, बाकी आप लोग खुद लिख के इधर से। इसके बाद अगर ये सिस्टर्ना को हम देख ले तो ये पैरेलल रो में अरेंज होते हैं, ठीक है। सक्सेसिव लेयर इनके होते हैं, पैरेलल रो में अरेंज होते हैं सिस्टर्ना। सिस्टर्ना आप लोग को दिखाई देगा कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सीक्वेंस और लेयर्स में अरेंज है। आप लोग को ये 74 पेज पे आप लोग देख ले तो आप लोग को ऐसे लगेगा कि शीट को हमने बिल्कुल वो अरेंज किया है, मतलब एक शीट के ऊपर दूसरा रखा है, दूसरी के ऊपर तीसरा रखा है, तीसरी के ऊपर चौथा, और इस तरह ऑनवर्ड्स जाते जाए। तो इसी तरह ये जो सिस्टर्ना होते हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, बिल्कुल सक्सेसिव, बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट लेयर्स होते हैं इसके। इसके अलावा अगर हम ट्यूब्यूल को देख ले तो हमारे साथ ये जो ट्यूब्यूल है इसका आप लोग को देखे नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्यूब्स की तरह होता है, और इसका साइज जो है ये 50 टू 100 मिली माइक्रोन होता है, ठीक है। हाउ मेनी, 50 टू 100 मिली माइक्रोन होता है। इसके अलावा ये जो है इसका काम क्या है, ट्यूब्यूल का, ये सिंथेसिस करते हैं स्टेरॉइड्स की, ठीक है, इन द पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल ऑफ द आई रेटिना। These form of endoplasmic reticulum occur in a single cell or different cell. Their arrangement are also varies in different cell, place in parallel row in the liver cell, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख ली तो ट्यूब्यूल का क्या काम है, ट्यूब्यूल का काम ये है कि ये स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है, ठीक है। स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है कहाँ पे, आप लोग की आंख का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना के अंदर स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से हमारी आंख जो है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा इनसे आईज को नरिशमेंट भी मिलता है, इसके अलावा इमेज भी बनता है। तो इसका की सिंथेसिस जो है ये कौन करता है, ट्यूब्यूल करता है, विच इज द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है वो टाइप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। इनकी 2 टाइप्स है, एक हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा जो हमारे पास है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ स्लाइड्स में आप लोग के लिए मैंने शो किया है, आप लोग इधर से देख सकते हैं, या अगर आप लोग बुक में देखना चाहे तो आप लोग का बुक पेज 74 पे है, बिल्कुल टॉप पे। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको स्मूथ इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज विदाउट राइबोसोम ग्रेन्यूलर, ठीक है। ग्रेन्यूल्स, these membrane are smooth and without ribosomes granules, these are agranular reticulum, ठीक है। इसको हम जो है यहाँ पे आप लोग के लिए लिखा है कि नॉन ग्रेन्यूलर, इसके अलावा नॉन ग्रेन्यूलर के अलावा हम इसको ए ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। ए ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर कौन सा है? ए ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ए ग्रेन्यूलर। अब इस ग्रेन्यूलर का क्या मतलब है? इसकी सिंपल मीनिंग है दानेदार। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अगर एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर स्पोर्स मौजूद है, डब्बे से मौजूद है, ठीक है, स्पोर्स, तो उसको हम ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी दानेदार कहते हैं। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसके ऊपर बिल्कुल स्पोर्स नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ है, क्लियर है, तो उसको हम नॉन ग्रेन्यूलर कहते हैं। तो अब ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, तो इसको नॉन ग्रेन्यूलर या ए ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नो राइबोसोम आर अटैच, इधर आप लोग नो लिखिए, नो राइबोसोम्स आर अटैच टू इट्स सरफेस। इनके सरफेस के साथ कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। वी सिंपली से दैट दिस इज विदाउट राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दिस इज विदाउट राइबोसोम। तो जब ये यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे कोई स्पोर्ट नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये क्या होगा? स्मूथ होगा। अब ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्मूथ है। इसके चले फंक्शंस पे आ जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या फंक्शन करते हैं। इधर तो एज सच कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये क्या काम करेगा? These type and reticulum occur in those cells which are not participating in protein synthesis. ये जो है ये वो सेल्स में होगा। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो नहीं करते। अब हमारी सारी बॉडी तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करती ना, हर एक सेल का अपना अपना काम होता है, ठीक है। जिस तरह आप लोग की क्लास में कोई प्रॉक्टर होता है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिसिप्लिन इंचार्ज होता है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो हर कोई अपना अपना काम करता है। यहाँ पर अगर हम देख ले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम अगर नहीं है तो इट्स मीन कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। जब हम राइबोसोम ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि राइबोसोम इज द एक्चुअल ऑर्गेनेली व्हिच गिव्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम ही हमारे पास वही ऑर्गेनेली है जो किस चीज के सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन्स की। अब यहाँ पे जो है इधर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रहा, तो इसका क्या काम है? वेस्टिजियल तो है, कोई चीज नहीं हो सकती बॉडी में। हर एक ऑर्गन का, हर एक ऑर्गेनेली का अपना कोई ना कोई काम होता है। तो ये हेल्प करता है किस चीज में? गैस्ट्रिक सेल्स में, ठीक है। ये हेल्प करता है किस चीज में? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता, सच इज एडिपोज सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल लाइक लिवर सेल एंड मसल सेल्स। इसका काम है ग्लाइकोजन को स्टोर करना, ठीक है। ग्लाइकोजन को स्टोर करता है कहाँ पे? लिवर सेल्स में। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि ये क्या है। ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली फैट है। मैंने आप लोग को फूड की 3 कंपोनेंट्स बताए थे ना, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, एक प्रोटीन्स है, एक हमारे पास फैट्स है। तो ये ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली फैट है और ये हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर सेल्स में। आप लोग को पता है ना कि स्टमक के साथ जो लिवर अटैच है तो वहाँ पे सारा फूड जो है वो स्टोर होता है, बिकॉज लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी और इसका काम क्या है? फैट को स्टोर करना है। तो ये ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन इनकी स्टोरेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख ले, इनके और भी फंक्शंस इधर है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड फॉर्मेशन, ये लिपिड फॉर्मेशन की हेल्प करता है। आप लोग इस चीज में कंफ्यूज ना हो, लिपिड
फेड बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, आप लोग फेड भी कह सकते हैं, चिकनाई है ना, आप लोग लिपिड भी कह सकते हैं, आप लोग फेड भी कह सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है ये हेल्प करता है लिपिड और फेट की फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे ये जो ग्लाइकोजन है बेसिकली दिस इज आल्सो फेट। लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि ग्लूकोज है, शुगर है, तो ग्लूकोज शुगर बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लाइक हम बात करते हैं कि केराटिन है, कोलेजेंस है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, प्रोटीन्स है। मीन के बेसिकली या तो लिपिड होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा, जस्ट उनको डिफरेंट नेम्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेलिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब इधर ये फैट जो है या ये लिपिड जो है ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये लिवर सेल्स के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा इसका ये जो नेक्स्ट फंक्शन है, इट आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। मटेरियल को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, आप लोगों ने पढ़ लिया ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर होता है। तो जो चीज ट्यूबुलर होती है, जो चीज एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है, जो चीज स्प्लिट होती है, कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ है और इसने जो है वो कौन सा सिरा यानी कौन से मार्जिन को पकड़ा है, ये सेल का जो सेल की जो बाउंड्री है, सेल की जो मार्जिन है उसको उसके साथ ये अटैच है। तो इट्स मीन कि ये ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, मटेरियल को एक जगह से ले जाता है और दूसरी जगह पे इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, आप लोग खुद एक पाइप ले ले, कोई भी एक्सटेंडेबल चीज ले ले, तो उसमें आप लोग पानी डाल ले तो वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन है कि ये जो है इट गिव्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिस तरह रफ से जो है वो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये ग्रेन्यूलर होगा। आप लोग खुद जो है कोई फर्श है और इस पे आप लोग हाथ इस तरह फेरते हैं तो वो अगर स्मूथ हो तो आप लोग कहते हैं कि मतलब इस पे कोई दबी, कोई स्पॉट्स, कोई भी डर्टी चीज नहीं है, तो आप लोग फिर क्या कहते हैं कि ये स्मूथ है। लेकिन अगर उसके ऊपर स्पॉट्स हो या उसके ऊपर इस तरह कोई दानेदार चीज पड़ी हो या उनके ऊपर कोई डस्ट पड़ा हो तो आप लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ये रफ है। तो ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब अगर हम देख ले तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ग्रेन्यूलर है। ग्रेन्यूलर का मतलब ये दानेदार है, इसके ऊपर स्पॉट्स हैं। इसके अलावा ये जो है इसके साथ क्या अटैच है, राइबोसोम्स। स्मूथ के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं था, इसलिए उन पे स्पॉट्स नहीं थे और उसको हमने क्या नेम दिया था, स्मूथ का। और ये क्यों रफ है, क्योंकि इसके ऊपर क्या अटैच है, क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच है तो इट्स मीन कि ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब आप लोगों ने ये जो है ये बिल्कुल क्लियर पढ़ा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर डायग्राम में आप लोग को मैं क्लियर करवा दूं, यहाँ से आप लोग ज्यादा आइडिया गेन कर लोगे। ये मिड में जो सर्कुलर शेप दिखाया है ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब सपोज एक सेल है तो सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद है। सेल है और सेल के अंदर क्या मौजूद है, ऑर्गेनेलीज मौजूद है। अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है तो उसमें हर एक ऑर्गेनेली का क्या है, अपना अपना मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देख ले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। सेल का तो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का अपना मेम्ब्रेन होगा। इसकी ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। या तो एनवेलप मीन की इसकी कवरिंग या मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके साथ अटैच है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे बिल्कुल ये ओपनिंग है, ठीक है। ये जहाँ पे मैं ये कर्सर जो है वो कर रही हूँ, ठीक है, ये एरो जहाँ पे है आप लोग उधर कॉन्सेंट्रेट करें।
इधर जो है ये इनके साथ अटैच है, ये न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल अंदर इनकी ओपनिंग है। आप लोग ये ना सोचे कि न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल क्लोज है और क्लोजली ही इनके साथ अटैच है, नहीं, ये जो है यहाँ पर ओपनिंग है, ये इनके साथ अटैच है। फिर अगर आप लोग देख ले तो उस साइड पे आप लोग को ये स्मूथ दिखाया है, ये वाला, ठीक है, ये आप लोग को स्मूथ दिखाया है। और ये दूसरा जो है ये आप लोग को क्या दिखाया है, ये रफ है, ठीक है। ये वाला स्मूथ है। आप लोग को इस पे कोई भी स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पे स्पोर्ट्स है या नहीं, स्मूथ पे स्पोर्ट्स होंगे या नहीं, नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे, इसके ऊपर राइबोसोम्स भी नहीं होंगे। दिस इज अ नॉन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, ओके। ये जो है ये नॉन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, इनके साथ एज सच कोई राइबोसोम अटैच नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये वाला पार्ट हम देख ले तो ये जो है दिस इज स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे इसकी लेबलिंग दी हुई है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, क्योंकि इसकी ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे स्पोर्ट्स है। ये आप लोग को जो स्पोर्ट्स नजर आ रहे हैं ना, इसके ऊपर कोई शेप नहीं बनी है, ये इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच है। इसके अलावा अगर हम ये देख ले तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह फोल्डेड फोल्डेड फॉर्म में है, ये सिस्टर्ना है। और इसके अंदर ये जो स्पेस आप लोग को नजर आ रहे हैं तो ये क्या है, दिस इज सिस्टर्ना स्पेस। इसमें स्पेसेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सिस्टर्ना भी नजर आ रहा है आप लोग को। चलिए बुक की तरफ देख ले, बुक के डायग्राम का भी क्लियर कर दूं कि 74 पेज पे जो आप लोग का बुक डायग्राम है 4.10 फिगर है, इसमें ये जो सर्कुलर शेप दिया है, ठीक है, ये आप लोग का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के साथ जो है वो क्या अटैच है, न्यूक्लियस के साथ अटैच है इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल इसकी आउटर कवरिंग है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसकी फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड हो जाता है। स्मूथ जो है वो नॉन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, उनके ऊपर स्पोर्ट्स नहीं होंगे। और जो रफ है वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्पोर्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। एक के ऊपर स्पोर्ट्स है और दूसरी के ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स नहीं है, एक के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है और दूसरी के ऊपर नहीं है। इसके अलावा ये जो आप लोग को इस तरह के फोल्डेड शेप्स नजर आ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टर्ना कहते हैं। और ये आप लोग को जो स्पेस नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, नजर आ रहे हैं ना आप लोग को स्पेस, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ना स्पेस कहते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग को जो वेसिकल के बारे में बताया और उनकी साइज के बारे में बताया, फिर मैंने आप लोग को ट्यूब्यूल के बारे में बताया, उनकी साइज के बारे में। तो इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और इसका कलेक्टिवली काम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है, उसका जो फंक्शन है वो लिपिड की फॉर्मेशन करता है, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ग्लाइकोजन इज बेसिकली लिपिड और फिर इनको लिवर सेल में भिजवाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, वहां पर ये स्टोर होता है। और फिर हम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा इनके और एडिशनल फंक्शंस के बारे में आप लोग को बता दूं, ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो एडिशनल फंक्शंस है वो क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोग को दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने साथ नोट करें, बिल्कुल अटेंटिव हो जाए और अपने साथ पेंसिल पकड़े सब, शाबाश जी, पेंसिल उठा लिया सबने। अब मैं इनके कुछ एडिशनल फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ, इधर इनके साथ नोट कर लूंगी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फॉर्म करता, ये स्केलेटल फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है और ये प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अच्छा, जिस तरह हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है, एनीवन, किसी को आ रहा है कि हमारी बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, तो हमारी बॉडी को स्केलेटन सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ना होती तो हमारी सपोर्ट कैसी होती, हमारी सपोर्ट तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। हम जो बिल्कुल इरेक्ट सीधा खड़े होते हैं, हम दौड़ते हैं, हमारे हाथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हैवी चीजें उठाती हैं, तो ये क्यों, दिस इज ड्यू टू बोन्स, ठीक है ना, ये स्केलेटन की वजह से है।
अब सेल के अंदर ऐसा कौन सा स्केलेटन है जो सेल को सपोर्ट कर रहा है? सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्केलेटन काम करता है, ठीक है। इट एक्ट इज अ स्केलेटन, इधर लिख लो, इट एक्ट इज अ स्केलेटन, it act as a skeleton in cytoplasm matrix, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स का मतलब कि ये फ्लूइड पार्ट में इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर हम अपनी बॉडी को देख ले तो हमारी बॉडी में जो है ये ब्लड फ्लो करता है, लेकिन हमारी बॉडी को जो मेन सपोर्ट दिया है ना, वो किस चीज ने दिया है? हमारी बॉडी को जो मेन सपोर्ट है वो दिया है किस चीज ने? स्केलेटन ने दिया है। इसी तरह सेल को जो सपोर्ट दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? The membrane of endoplasmic reticulum act is a segregation material या apparatus. That is, they isolate the material, synthesize and regulate exchange between the inner compartments and cytoplasmic matrix. अब इसका जो मेन काम है तो वो ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने आप लोग को कहा था ना कि इनका शेप ऐसे बना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? सपोज मैं आप लोग को कहूँ कि आप लोग की बॉडी के एक पार्ट में जो है वो फूड बन रहा है, तो ये सिर्फ उसी पार्ट के लिए तो रिजर्व नहीं होगा ना, उसी पार्ट में तो नहीं रहेगा ना, ये सारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज प्लांट के अंदर जो है उसकी लीव्स फूड बना रही है, प्लांट के अंदर तो जस्ट लीफ फूड बनाती है ना, लेकिन फूड तो स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए। तो अब ये तो नहीं कि सारा फूड जो है वो लीफ में स्टोर होगा, लीफ यूज करेगा और बाकी सारे ऑर्गन जो है उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हमारी बॉडी में किसी पार्ट में जो है वो फूड बन रहा है तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि एक सेल को तो फूड नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सेल्स को फूड चाहिए। तो इस फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेड टू एक्ट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंगेज इन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। वही बात आ जाती है कि ये चीजों को इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करता है? डायग्राम को आप लोग जरा देख ले तो इस डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक साइड है वो सेल की मार्जिन्स के साथ अटैच है, ठीक है ना, और इनका ये जो दूसरा साइड है ये अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो इसका ये वाला साइड जो सेल मार्जिन्स के साथ अटैच है, तो ये क्या करेगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी फूड मटेरियल आ जाएगी, ठीक है। मैंने आप लोग को कहा था ना कि सेल की जो अंदर फर्स्ट एंट्री है फूड की, तो वो कौन देगा? याद है या नहीं आप लोगों को? आप लोगों ने पढ़ा है, कौन देगा? सेल मेम्ब्रेन को फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा ना, सेल मेम्ब्रेन इसके लिए चेक पोस्ट काम करता है। पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वही फूड मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको न्यूक्लियस के अंदर भिजवाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को भी तो फूड चाहिए ना, न्यूक्लियस भी तो लिविंग है, ठीक है। सेल कलेक्टिवली लिविंग है, सिर्फ इनका सेल वॉल जो है वो क्या है? वो नॉन लिविंग है, इनकी जो बाउंड्री है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंक्रीज करता है इनर सरफेस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड दे देमसेल्फ टेक इज एक्टिव रोल इन देम बाय मींस ऑफ अटैच्ड एंजाइम। ये जो है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया का मैं क्लियर थोड़ा सा करवा दूं कि सरफेस एरिया जो है वो जितना ज्यादा होगा तो इनकी वॉल्यूम कम होगी, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन क्या होगी? एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी। सपोज मैं आप लोग को 2 कंटेनर्स जो है वो दिखा दूं। एक कंटेनर हमारे पास क्या है, उसका जो सरफेस है वो 10 मिलीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरे का जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन किस चीज में ज्यादा होगी? एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन हमेशा उसमें ज्यादा होगी जिसका सरफेस क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका सरफेस ज्यादा होगा उस पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह अगर आप लोग देख ली तो जितने फोल्ड ज्यादा होते हैं उतना ही सरफेस क्या होता है? ज्यादा होता है। आप लोग एक स्ट्रेट चीज को ले लें,
या आप लोग दूसरी जो है वो इस तरह की रस्सी ले ली कि वो फोल्ड हुआ हो, तो स्ट्रेट का सरफेस एरिया आप लोग के साथ कम होगा और वो जो फोल्ड हुआ है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा आप लोग अगर देख ले तो ये जो है ये क्या करता है, इट एक्ट इज अ साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस भी होती है। आप लोग के लिए एटीपी का जो टर्म है ये बिल्कुल न्यू है। एटीपी के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान ले कि एटीपी जो है दिस स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख रही हूँ, आप लोग साथ साथ लिखिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये क्या है, ये एनर्जी यूनिट्स होते हैं। आप लोग जो चलते हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोगों में एनर्जी है, दिस इज ड्यू टू एटीपी। एटीपी की वजह से आप लोग एनर्जेटिक होते हैं। एटीपी ही आप लोग को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। एटीपी क्या है, एटीपी बॉन्ड है। आप लोग की बॉडी में बॉन्ड है, किस चीज का बॉन्ड है, एनर्जी का, ठीक है। आप लोग जो फूड ले रहे हैं, सपोज आप लोग जूस ले रहे हैं या आप लोग मिल्क ले रहे हैं या आप लोग कोई भी ब्रेड खा रहे हैं, कोई भी एनर्जेटिक चीज, तो इट्स मीन कि आप लोग की बॉडी में क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है। तो वो एनर्जी जो है ये आप लोग की बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होगी, एटीपी के फॉर्म में। अब जब हमें एनर्जी चाहिए तो एटीपी की ब्रेक डाउन होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, और अगर हमें नहीं चाहिए तो वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी। याद रखिए, जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है। आप लोग का जो होमवर्क है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बिल्कुल क्लियर नीट डायग्राम बनाना है पेज 74 पे। आप लोग की मोस्टली क्वेश्चन यही होते हैं कि मैडम आपने होमवर्क क्या दिया है, तो क्लियर करवा दूं। 2-3 दफा मैं आप लोग के सामने अनाउंस करूंगी। होमवर्क के अलावा अगर आप लोग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को मैं 3 दफा क्लियर करके बताऊंगी। पेज 71 पे आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाना है, ठीक है। पेज 74 पे, सॉरी, पेज 74 पे आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाना है। 3 लेबलिंग से कैपिटल लेटर में करना है और डबल अंडरलाइनिंग, बिल्कुल नीट और क्लीन बनाना है। अभी आप लोग क्वेश्चन करें, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। जैन क्वेश्चन करें आप, जैन। मामून क्वेश्चन करें आप, मामून। जुबैर। ना ये बुक में भी समझाया करें, क्योंकि जब बुक में हम बाद में देखते तो समझ में नहीं। अच्छा, तो बुक का तो मैं साथ साथ बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। टाइप्स के अलावा जो है हमने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ी स्टार्ट में। तो बुक का तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपको कौन सी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, पूछ ले। बुक का तो मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया। लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और प्रोटीन सिंथेसिस, इसको मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया। मैम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जरा समझाएं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जी, सर थोड़ा बंद कर दो। क्यों मैडम? जी जी कर ले आप क्वेश्चन जी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जरा समझाइए डायग्राम में। अच्छा सही है, बंद कर दो। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है। ग्रेन्यूलर का मतलब इसके ऊपर स्पोर्ट्स मौजूद है। इसके ऊपर अगर स्पोर्ट्स मौजूद है तो वो स्पोर्ट्स असल में क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम का क्या काम इधर क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना है, प्रोटीन बनाना है। हमने प्रोटीन क्यों बनाना है, ठीक है। हमने प्रोटीन इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारे बोन्स, पूरा स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन से बना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, आप लोग पेज 71 पे देख ले। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो जिस तरह सेल की आउटर बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मैम ये सेक्स किसे कहते हैं? क्या? मैडम। SACS। थैंक यू मैडम। वेलकम। ये मैडम।
ये सिस्टरना के लिए यूज। सबर एक आंसर कर दूं तो दूसरा करे क्वेश्चन। इसका मतलब सिस्टरना, सिस्टरना जो है ये इसके ऊपर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसके जो अंदर है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है और इसके दरमियान ये स्पेसेस मौजूद है। ये सिस नहीं है बेटा, ये सिस्टरना है, सिस्टरना है, ठीक है। ये इस तरह ये फोल्डेड स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी मैडम। जी 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 मैडम एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी क्वेश्चन करें आप। ये